हाय गाइस, वेलकम टू डायमेंशन आइज। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। मुझे खुद आज तक अप्रोक्सीमेटली 125 प्लस ही हमेशा आते रहे हैं। मेरा हाईएस्ट अप्रोक्सीमेटली 138 अभी तक का है। मैंने 2 एसे वाला फॉर्मेट एंड सिंगल एसे फॉर्मेट दोनों फॉर्मेट दिए हुए हैं। और 1 एसे वाला फॉर्मेट के चैलेंजेस क्या है, 2 एसे वाले फॉर्मेट के चैलेंजेस क्या है, ये भी पता है। लेकिन हम आज 2 एसे फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वैसे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का डिफरेंस है। लेकिन ओवरऑल जो एसे का कैरेक्टर है उसमें कुछ बदलाव है नहीं। सो बेसिकली सबसे इग्नोरेंट पार्ट है, मतलब जब हम बात करते हैं एसे की, व्हाई एसे इज प्रिपरेशन मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट, उसके 2 रीजंस है। मतलब सबसे कम अगर प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट के और किसी भी पेपर के अगर हम करते हैं तो वो ऐसे है। उसके 2 मेजर रीजंस है और पिछले 2 सालों के जिस तरह से टॉपिक का वेरिएशन आ रहा है उसके बेसिस पे ये रीजंस बहुत जायज़ एंड वैलिड लगते हैं। सबसे पहला रीज़न है नॉन प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स इटसेल्फ। मतलब हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि यूपीएससी किस सब्जेक्ट पे ऐसे पूछेगा। पहले कर सकते थे, मतलब जब इशू बेस्ड ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते थे, इशू बेस्ड ऐसे आते थे, मतलब फॉर एग्जांपल वुमन एम्पावरमेंट पे आता था, चाइल्ड डेवलपमेंट पे आता था, तो ये मुझे पता था कि भाई एक सोशल इश्यूज़ होगा या फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ होगा, उस पे इशू बेस्ड ऐसे लिखेगा। लेकिन पिछले 2 सालों में स्पेसिफिकली ऐसे ने फिलोसॉफिकल एसेज का ट्रेंड चलाया है। तो फिलोसॉफिकल एसेज का कौन सा स्टेटमेंट यूपीएससी पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इतने सारे फिलोसोफर्स हैं, इतने सारे उनके कोट्स हैं, तो कौन सा कोट उठा के यूपीएससी डाल देगी विदाउट नेमिंग दैट पर्टिकुलर फिलोसोफर, वी डोंट नो। सो वी कैनॉट प्रिपेयर फिलोसॉफिकल एसे। ये बात समझ लो, हम फिलोसॉफिकल एसेज प्रिपेयर करके नहीं जा सकते जैसे हम इशू बेस्ड एसेज प्रिपेयर करते जाते थे पहले, राइट। मतलब मुझे पता था कि भाई वुमन पे एक ऐसे आने वाला है, तो मैं ऐसे वुमन का जो बेसिक डेटा है, फैक्ट्स, फिगर्स जो भी है वो करके जाऊंगा, चाइल्ड का वो करके जाऊंगा। सपोज इंटरनेशनल रिलेशन का कोई ऐसे आने वाला है तो उसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है मैं करके जाऊंगा। लेकिन आज फिलोसॉफिकल एसेज प्रिपेयर नहीं कर सकते, राइट। सो वो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो कम है और उसकी वजह से प्रिपेयर क्या करें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ये समझ में नहीं है। और उसी तरह से मार्क्स का भी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं, कभी कभी 2 डिजिट्स पे आ जाते हैं, कभी कभी 3 डिजिट्स पे आ जाते हैं। और 2 डिजिट्स क्यों आए एंड 3 डिजिट्स क्यों आए, इसके लिए हमारे पास कोई भी वैलिड पैरामीटर्स नहीं है। एटलीस्ट हमारे पास नहीं है। यूपीएससी के पास शायद होगा, लेकिन हमारे पास वो नहीं आ रहा है। सो ये मार्क्स की नॉन प्रेडिक्टेबिलिटी भी हमारे मतलब प्रिपरेशन में एक बेसिक ऑब्स्टैकल है। और दूसरा है कि भाई स्टार्ट कैसे करें, कंफ्यूजन है कि भाई प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत बार बोला जाता है कि भाई जीएस का प्रिपरेशन ही ऐसे का प्रिपरेशन है। वो पहले बहुत जायज़ और वैलिड था, लेकिन आज जब हम फिलोसॉफिकल एसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उतना वैलिड स्टेटमेंट्स नहीं। बहुत बार बोला जाएगा कि नहीं इथिक्स में प्रिपरेशन हो जाता है ऐसे का, लेकिन वो भी उतना वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बेसिक वैल्यू सिस्टम डेवलप होगी इथिक्स में, वैल्यू वाइज ब्रेनस्टॉर्मिंग डेवलप होगी इथिक्स में। लेकिन जो फिलोसॉफिकल ऐसे आता है उसमें सिर्फ फिलोसफी नहीं लिखनी होती है, ये भी हम बात करेंगे। अगर आप सिर्फ फिलोसफी लिख के आ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन नहीं लिख के आ रहे हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ फिलोसफी लिख के आ रहे हैं, मतलब सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एवरीथिंग यू आर राइटिंग, बट यू आर नॉट राइटिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यू आर नॉट राइटिंग और यू आर नॉट कनेक्टिंग दैट पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल ऐसे विद द डायमेंशंस ऑफ योर डेली लाइफ, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इन 2 वजहों की वजह से दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि समझ में नहीं आया तो करें क्या, राइट। सो आगे चलते कि अब यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करते हैं और एक गुड ऐसे होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए। मतलब पिछले 3 सालों का ट्रेंड अगर हम एनालिसिस करें तो 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी होता है। तो 2020 तक सेक्शन ए सेक्शन बी का जो कैटेगराइजेशन था वो यूपीएससी ने थोड़ा बहुत फॉलो किया है कि सेक्शन ए होगा वो थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल होगा और सेक्शन बी जो होगा वो थोड़ा बहुत इशू बेस होगा। मतलब ये अगर छोड़ देते हैं, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव, तो बाकी 3 जो है सोशल जस्टिस, पैट्रियार्की एंड टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा बहुत हम इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, इशू बेस करते हैं, राइट। तो सेकेंड सेक्शन अभी भी 2020 में इशू बेस्ड है और फर्स्ट में है पूरे फिलोसॉफिकल है। मतलब लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, माइंडफुल मैनिफेस्टो के बारे में, शिप्स का एक है, या फिर सिंप्लिसिटी, ये पूरे जो है वो कोट्स हैं जो फिलोसॉफिकल है। सो 2020 तक ये जो कैटेगराइजेशन था वो मेंटेन रखा है। लेकिन यूपीएससी ने ये पूरा कैटेगराइजेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया इन 2021 एंड 2022।
अगर हम पूरी तरह से सेक्शन ए 21 का देखेंगे या सेक्शन बी ऑफ द 21, सारे के सारे फिलोसॉफिकल। अगर हम यहाँ पे हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, व्हाट इज रिसर्च बट ब्लाइंड डेट विद द नॉलेज, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी लेटर ऑन द सेकेंड एज अ फास्ट, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीजें फिलोसॉफिकल है। हाँ, इसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल है लेकिन फिलोसॉफिकल है, उसका इंटरप्रिटेशन है, ये इश्यूज नहीं है, राइट। सो ये कोट्स है या फिर स्टेटमेंट्स बाय सम ऑथर्स, फिलोसोफर्स या फिर कोई बड़ी पर्सनालिटी होगी उसके कुछ स्टेटमेंट्स है। तो ये जो है कैटेगराइजेशन ऑफ 2020 2021 में ब्रेक हुआ, सेम 2022 में किया गया। सारे के सारे फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर द इकोनॉमिक एक्सेलेंस, ऐसे ही सारे फिलोसॉफिकल ऐसे आए। वैसे ही सेक्शन बी में भी टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, अगेन फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। तो ये सारे जो फिलोसॉफिकल कोड्स होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, जो भी आप जैसे फिलोसॉफिकल बोल सकते हैं या फिर एक इंटरप्रिटेशन कोड बोल सकते हो, जो भी है आपके मन की बात है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे 8 के 8, मतलब आपके पास अब कोई चॉइस है नहीं। पहले चॉइस होता था कि भाई मैं फिलोसॉफिकल लिखूं या इशू बेस्ड लिखूं, अब आपके पास कोई चॉइस है नहीं, आपको फिलोसॉफिकल ऐसे ही लिखना है। शायद अगली बार 2023 के मेंस में, आने वाली 23 में शायद 2020 का पैटर्न वापस भी लाया जा सके या फिर एज इट इज कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फिलोसॉफिकल एसेज एंड इशू बेस्ड एसेज एज वेल। सो हम उसके बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। तो ओवरऑल फिलोसॉफिकल एसेज की बात भी ज़्यादा होगी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई इस सारे सिनारियो में व्हाट इज अ गुड एसे। एसे का बेसिक स्ट्रक्चर, वेदर इट इज अ 2 essay फॉर्मेट एंड 1 essay फॉर्मेट, बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल फिलोसफी, नेचर, कैरेक्टर ऑफ एनी एसे इज सेम, ठीक है। मतलब जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम बात करेंगे गुड एसे में क्या होता है उसकी बात। सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप पूरी तरह से उस ऐसे का डायरेक्शन नहीं समझ पाओगे, राइट। मतलब मुझे अगर समझ में नहीं आए कि भाई किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो पूरे ऐसे का जो टॉपिक्स होगा, फ्लो होगा, कौन सा पॉइंट फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा और कौन से पॉइंट से मैं एंड करूंगा, इसका एक फ्लो क्रिएट हो जाता है अगर मेरा टॉपिक का एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप रैंडमली कुछ भी लिखना शुरू कर देते हो। ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कल के शॉर्ट्स में बात भी की थी कि एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड फ्लो ऑफ द एसे आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द एसे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो बाकी कुछ भी कर लो, कुछ भी फैक्ट्स लिख लो, आपको मार्क्स नहीं आएंगे, राइट। मेरे साथ हुआ है, मेरे अभी तक सिर्फ एक ही बार मेरे को ऐसे में बहुत कम सा मार्क्स है और उसी वक्त मेरा पोस्ट 20 मार्क्स से चला गया, राइट। ऑन एन एवरेज उस साल 100 मार्क्स हुआ करते थे हर एक बंदे को, मुझे सिर्फ 60 आए थे, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ एसेज उतना अच्छा नहीं हुआ। मिस्टिसिज्म एंड साइंस पे आया था स्पेसिफिकली, तो वो मिस्टिसिज्म एंड साइंस, मिस्टिसिज्म एंड रिलीजन अलग है, मिस्टिसिज्म एंड रिलीजन अलग है। मिस्टिक इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, रिलीजन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मिस्टिसिज्म, लेकिन मैंने रिलीजन एंड साइंस पे लिख के आया रादर देन मिस्टिसिज्म एंड साइंस। तो ये सारी चीज़ें है ना, एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, इसका विक्टिम भी मैं ही हूँ, राइट। तो ये बात समझ लो कि एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक है तभी ऐसे में मार्क्स आएंगे, अगर नहीं आए तो पूरा रैंक भी चला जा सकता है, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, राइट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये पिछले साल का एक ऐसे है, टॉपिक है, यू कैन नॉट स्टे ट्वाइस इन द सेम रिवर, राइट। तो यहाँ पे इस पूरे टॉपिक को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। यू कैनॉट मतलब अगर आपकी कितनी भी पॉजिटिव एस्पिरेशंस होगी, आपकी स्ट्रांग विल होगी, फिर भी यू कैनॉट, इट इज जस्ट काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग, ऐसा उसका मानना है, इस स्टेटमेंट का मानना है, इस स्टेटमेंट का डायरेक्शन है। स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, अब मतलब ये जियोग्राफिकल ऐसे नो, इट्स अ फिलोसॉफिकल। अब यहाँ पे सेम रिवर का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिवर इज डिफरेंट, डायमेंशंस आर डिफरेंट। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल रिवर को मैंने टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया, राइट। अगर मैंने टाइम मतलब मैं सेम टाइम को, एक मोमेंट को 2 बार नहीं जी सकता, काइंड ऑफ, राइट। मतलब यहाँ पे मैं रिवर को कैसे इंटरप्रेट करता हूं उस हिसाब से ये ट्वाइस इंटरप्रेट होगा, राइट। अगर मैंने रिवर को इंडिविजुअल ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इंडिविजुअल ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो एक बंदा हमेशा से सेम नहीं हो सकता एट सेम टाइम, राइट। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी, कैरेक्टर चेंजेस कभी सेम नहीं होगा। सो ये जो अनित्य वाला कॉन्सेप्ट है, अनित्य मतलब अगर हम सिंपल कैरेक्टर, ये स्टेटमेंट आया कहाँ से, ये बुद्धा का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको ये बुद्धा का स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, लेकिन अगर मान ले
पॉपुलर ओपिनियन की तरफ से, ये बुद्धा का स्टेटमेंट, अगर पता नहीं होगा तो भी, अगर आप पूरे ऐसे में बुद्धा नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, इफ़ यू आर इंटरप्रेटिंग दिस टॉपिक इन अ राइट मैनर। लेकिन आपने सिर्फ बुद्धा लिख के आए, राइट, आपको पता है बुद्धा का स्टेटमेंट है और पूरे ऐसे बुद्धा पर लिखा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज यूपीएससी डजंट वांट यू टू राइट ऑन बुद्धा। बिकॉज अगर ऐसा होता ना तो खुद यूपीएससी आपको देता था कि भाई गौतम बुद्धा का स्टेटमेंट, यूपीएससी ने नहीं किया है, आपको ये गौतम बुद्धा का स्टेटमेंट है ये नहीं दिया है, तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपको ये पूरी तरह से स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना, ये यूपीएससी चाहता है, तो आप इंटरप्रेट कहाँ कहाँ करोगे, सेम रिवर का मतलब क्या है। अब यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल क्रिएट हो जाए, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, एनवायरमेंटल लाइफ, जो भी है, तो ये सारी चीज़ों में हमें सेम रिवर का मतलब ढूंढना है, कभी कभी टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी वैल्यू सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। और दो चीज़ें कभी भी सेम नहीं रहती, अनित्य, इट इज ऑलवेज चेंजिंग, ये उसका मतलब है। मतलब सपोज जस्ट इमेजिन एक रिवर बह रही है एंड यू स्टेप इनटू द रिवर, कम बैक एंड यू अगेन स्टेप इनटू द रिवर, आपको लगेगा कि भाई तू आपने स्टेप किया 2 बार नहीं, लेकिन पानी तो आगे चला गया है, वो पानी सेम नहीं है। वहां से ये फिलॉसफी इमर्ज हुई है, लेकिन सिर्फ रिवर तक ये लिमिटेड नहीं रखा। आप बेसिक फिलॉसफी लिखो, रिवर की फिलॉसफी लिखो, लेकिन इस फिलॉसफी के जो डायमेंशंस है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में, सोसाइटल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, नेशनल लाइफ में, देन इंटरनेशनल लाइफ में, जितने भी इथिकल लाइफ में जितने भी डायमेंशंस आप कवर कर सकते हो कर लो, तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, राइट। उसके बाद अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक होने के बाद बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, राइट। मतलब अब मेरे पास अंडरस्टैंडिंग आ गया, मुझे डायरेक्शन मिल गया, लेकिन डायरेक्शन मिलने के बाद आप एक ही पॉइंट लिखते जा रहे हो, राइट। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि टाइम इज माय इंटरप्रिटेशन, लेकिन दैट इज वन डायमेंशन ओनली, वन एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर। तो आपने सिर्फ टाइम पे लिखना शुरू कर दिया, 10,000 या 800 वर्ड्स आपने सिर्फ टाइम के हिसाब से लिखा कि कैसे टाइम बदलता है, कैसे एक ही मतलब प्रेजेंट पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते, मतलब टाइम इज ओनली एस्पेक्ट यू कंसीडर, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको क्या करना है, टाइम इज अ वन एस्पेक्ट, इंडिविजुअल इज अ सेकंड एस्पेक्ट, इथिकल लाइफ इज अ थर्ड एस्पेक्ट। तो आप क्या करना शुरू कर दो कि उस सेम पॉइंट का सेम अंडरस्टैंडिंग का, मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग के बहुत सारे डायमेंशंस होंगे, इसको हम डायमेंशन या एस्पेक्ट भी बोलेंगे, राइट। मतलब पॉलिटिकल डायमेंशन होगा, इकोनॉमिक डायमेंशन होगा, इथिकल डायमेंशन होगा, एनवायरमेंटल डायमेंशन होगा, ज्योग्राफिकल डायमेंशन होगा, सोसाइटल डायमेंशन होगा, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू डायमेंशन होगा, सिक्योरिटी डायमेंशन होगा, जितने भी डायमेंशन आपके सिलेबस के पॉइंट आपको गाइड करेंगे डायमेंशन एक्सप्लोर करने के लिए। हिस्टोरिकल डायमेंशन भी हो सकता है। तो जितने भी डायमेंशंस है, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल एस्पेक्ट, जिसको हम डायमेंशन है एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं, वो आपको लिखने हैं, पैरावाइज, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, एक फ्लो ऑफ द ऐसे क्रिएट होगा, राइट। मतलब आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपने 10 डायमेंशन क्रिएट किए या फिर 7 डायमेंशन आपने क्रिएट कर दिए, तो कौन सा पॉइंट पहला आने वाला है, कौन सा पॉइंट दूसरा आने वाला है, कौन सा पॉइंट तीसरा आने वाला है, इसका जो प्रायोरिटाइजेशन है, इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटाइजेशन, राइट। तो प्रायोरिटाइजेशन जो होगा, वो प्रायोरिटाइजेशन आपका फ्लो ऑफ द एसे डिसाइड करेगा। आप सिर्फ दिमाग में आ रहा है वो पॉइंट लिखते गए तो फ्लो ऑफ द एसे डेवलप नहीं होगा। आपका प्रायोरिटाइजेशन ऑफ 7 पॉइंट, जो भी आपके पॉइंट्स है 7, 8, 10 जो भी है, उसका प्रायोरिटाइजेशन फ्लो ऑफ द एसे डिमांड करेगा, और ये बहुत जरूरी है। अगर एग्जामिनर को लगा कि भाई ये पॉइंट बीच में कहां से आ गया मैं पढ़ते पढ़ते, तो वो उसका वो जो फ्लो होगा ऑफ रीडिंग वो ब्रेक हो जाएगा, और जैसे उसका फ्लो ऑफ द रीडिंग ब्रेक हो जाएगा वो पढ़ना छोड़ देगा, आगे का ऐसे ले लेगा, आपका छोड़ देगा, ऑन एन एवरेज मार्क देके चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फ्लो ऑफ द एसे इज मोर, और इस सब में एप्रोप्रिएट एंड रिलेवेंट कंटेंट, मतलब सपोज आपने 7 पॉइंट लिख दिए, लेकिन इसमें अप्रोप्रिएट कंटेंट ही नहीं है तो भी नहीं चलेगा, उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा एग्जामिनर का, तो वो पढ़ना फिर से छोड़ देगा। तो डायमेंशंस एंड रिलेवेंट कंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, देन कंटेंट और मैक्सिमम एस्पेक्ट्स, देन फ्लो ऑफ द एसे एंड अप्रोप्रिएट कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एसे से। देन इसके बाद आ जाता है कि भाई कुछ माइनर पॉइंट्स है, मतलब ये बात समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर ये 3 पॉइंट्स, मतलब एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, एस्पेक्ट्स एंड कंटेंट, रिलेवेंट एंड द फ्लो ऑफ द एसे, ये अगर आपके पास है नहीं, तो बाकी जो बाद में हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कुछ मायने नहीं रखते। मतलब आपने से फॉर एग्जांपल इंटरेस्टिंग स्टार्ट है, तो इंटरेस्टिंग स्टार्ट बहुत बार बोला जाता है कि बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत पंची होना चाहिए, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ही गलत है ना, तो आपका इंटरेस्टिंग स्टार्ट कुछ आपको मार्क्स नहीं ला के देगा, राइट।
ये सब कुछ कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये है तो वो माइनर पॉइंट्स है, अगर वो सिर्फ आप लिख के आए और ये सब कुछ नहीं है आपके पास तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, सो दिस इज प्री कंडीशन, मैंडेटरी थिंग्स। ठीक है, ये थोड़ा ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब माइनर थिंग्स, ये मेजर थिंग्स है। माइनर का मतलब ये नहीं कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके सिवाय उसका इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। राइट, अब तो आ जाते हैं थोड़े माइनर पॉइंट्स। गुड एंड इंटरेस्टिंग स्टार्ट। अब ये स्टार्ट कुछ भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, कॉन्वर्सेशन हो सकता है, स्टोरीज हो सकते हैं, या फिर किसी मूवी का सीन हो सकता है, या फिर कोई भी आप पोइट्री खुद लिख सकते हो, जो भी है। राइट, मतलब अगर आपको कुछ पता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके हॉबी से रिलेटेड होता है ये जनरली, मतलब मेरी खुद की हॉबी वॉचिंग मूवीज है। राइट, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसके बारे में मूवी है नहीं, तो मैं क्या करता था, मूवी का सीन एज इट इज वहां पे इवॉल्व करता था। इवॉल्व का मतलब सिर्फ लिखना नहीं होता है, वो आपको एक्चुअली विजुअलाइज लेवल पे लेना चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ आइनॉक्स डॉट 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 थर्ड स्क्रीन डॉट 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 1.45 PM डॉट डॉट डॉट, मूवी का नेम, फिर एक्चुअल सीन का डिस्क्रिप्शन, फिर एक्चुअल डायलॉग, और उस डायलॉग से मैं इवॉल्व करता था एक्चुअल टॉपिक। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। देयर वाज वन एसे एक्चुअली, राइट, ज्योग्राफी में रिमेन द सेम, हिस्ट्री नीड नॉट बी। राइट, मतलब ज्योग्राफी एक समान रह सकती है, फिर समान हो सकती है, लेकिन हिस्ट्री जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। राइट, यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट आपको कवर करें, होती भी है नहीं भी होती है। लेकिन उस वक्त मैंने स्टार्ट जो किया था वो नेपोलियन और हिटलर का कंपैरिजन के स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। लेकिन क्योंकि मेरा हिस्ट्री का नॉलेज है और मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है और हिस्ट्री में बेसिक इंटरेस्ट है, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में है उसके हिसाब से ये इंटरेस्टिंग स्टार्ट डिसाइड होगा। राइट, एंड इट शुड बी ऑलवेज इवोल्यूशनरी। ये बात हमेशा समझ लो, इवोल्यूशनरी। बहुत बार क्या करते हैं ना बच्चे कि टू द पॉइंट, डायरेक्टली पॉइंट को एड्रेस करना शुरू करते हैं, जैसे हम जीएस में करते हैं। नो, जीएस में दैट इज परफेक्ट थिंग, लेकिन ऐसे में यू नीड टू जनरेट द क्यूरियोसिटी ऑफ एन एग्जामिनर कि भाई ये कैसे कनेक्ट करने वाला है इस टॉपिक को, ये जो स्टोरी है वो कैसे कनेक्ट करेगा, ये जो मूवी सीन है वो कैसे कनेक्ट करेगा, ये जो कॉन्वर्सेशन है वो कैसे कनेक्ट करेगा उस मेन टॉपिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो क्यूरियोसिटी जनरेट करना मतलब जिसको इवोल्यूशनरी स्टार्ट बोलते हैं, इवोल्यूशन करते जाओ, धीरे धीरे उसको खोलते जाओ, एक्सप्लोर करते जाओ, अनफोल्ड करते जाओ, ये जो है वो इंटरेस्टिंग स्टार्ट में आ रहा है। राइट, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग एंड सॉल्यूशन, मतलब बहुत बार आपका अगर जनरली फिलोसॉफिकल एसेस में उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर उसका सोसाइटल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिख रहे हो, कंस्ट्रक्टिव मतलब जनरली इशू बेस्ड में ज़्यादा ये मैटर करता है। इशू में क्या होता है ना कि कोई प्रॉब्लम दिया है, उस फॉर एग्जाम्पल पैट्रियार्कल कोई प्रॉब्लम दिया है सोसाइटी, तो उस पर सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, आपका इनोवेटिव थिंकिंग कैसे वर्क करता है, यही आपको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज फिलोसॉफिकल एसेज में वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा है वो आपको लिखना पड़ेगा। सो इनोवेटिव अप्रोच यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा। दैट शुड बी एटलीस्ट 1.5 पेज ऑफ द एसे। सो ये कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। देन इंप्रेसिव एंड, तो आपका कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन होगा। तो एंड ऐसा होना चाहिए कि भाई वाह, जैसे जनरल क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी रहता है कि अगर क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी उतना इंटरेस्टिंग है नहीं तो पूरा मूवी का मजा चला जाता है। राइट, एक हॉरर मूवी या फिर थ्रिलर मूवी है, चलते जैसे जैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ती है, लेकिन अगर एंड में कुछ भी उन्होंने ठीक से अगर समझाया नहीं तो पूरा मूवी का मजा चला जाता है। वैसे ही एग्जामिनर के साथ भी होता है। आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है लेकिन एंड अच्छा नहीं लिखा। एंड मतलब अच्छा मतलब उसको किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचरिस्टिक कनेक्ट करो। फ्यूचरिस्टिक कनेक्ट करना मतलब क्या है कि इसको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ पे लेके जाएगा ये आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। राइट, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल, आप फ्लो चार्ट यूज करो नहीं करो, पॉइंट फॉर्मेट में यूज करो, पॉइंट एंड पैरा फॉर्मेट का कॉम्बिनेशन, ये आप पे ऊपर है, आप कैसे प्रेजेंट करते हो। अल्टीमेटली फ्लो ऑफ द ऐसे मेंटेन रहना चाहिए। राइट, एंड द रिलेवेंट फैक्ट्स। बहुत बार क्या करता है ना कैंडिडेट कि सपोज उसके पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है तो वो एक ही पैरा में सारे एग्जाम्पल देता है। दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे ऑफ गिविंग एग्जाम्पल। आपको हर एक पॉइंट के बाद एग्जाम्पल आना चाहिए, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल फैक्ट्स ऑल थ्रू आउट द ऐसे। मतलब फर्स्ट पेज पे 2-3 एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल दूसरे पेज पे, 2-3 एग्जाम्पल तीसरे पेज पे, लेकिन आप क्या कर रहे हो तीसरे पेज पे ही सारे एग्जाम्पल डाल के रखे हो, बाकी पूरे ऐसे में कुछ कहीं पे भी एग्जाम्पल फैक्ट्स नहीं है, नहीं चलेगा। इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एसे। राइट, दैट इज अ बेसिक थिंग कि कॉन्टेंट उसका एग्जाम्पल, कंटेंट उसका एग्जाम्पल, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, नॉट द कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पर्टिकुलर प्लेस। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट ऐसे, अगर ये आप फॉलो करते हो। लेकिन ये सारे पॉइंट्स तब तक ही रिलेवेंट है अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक,
मैक्सिमम डायमेंशंस, रिलेवेंट कंटेंट, और इसको मेंटेन करते करते फ्लो ऑफ द एसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ द एसे मोस्ट, कभी कभी ऐसा हो जाता है एस्पेक्ट्स, कंटेंट या फिर किसी और पॉइंट पे अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े फ्लो ऑफ द एसे मेंटेन करने के लिए, चलेगा। सपोज क्या हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल आपको 7 पॉइंट अभी याद आ रहा है, लिखने के बाद याद आता है कि भाई 8वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 8वां पॉइंट, और आपको याद नहीं आया था पहले लेकिन अभी याद आया है, लेकिन आपके फ्लो ऑफ द एसे में कहीं बैठ नहीं रहा है, लेकिन आपके फ्लो ऑफ द एसे में नहीं बैठ रहा है, मत लिखो। फ्लो ऑफ द एसे में नहीं बैठ रहा है, मत लिखो अगर वो फ्लो ऑफ द एसे बिगाड़ रहा है। हाँ, फ्लो ऑफ द एसे को अलाइन करके, रीअलाइन करके अगर आप लिख सकते हो लिखो, लेकिन वो बिगाड़ रहा है, नहीं लिखना है। सो फ्लो ऑफ द एसे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसे। So understanding of the topic, flow of the essay, maximum dimensions, relevant content is the basic framework. उसके बाद ये minor points आ जाते हैं। So this is all about a good essay. अगर ये आप फॉलो करते हो तो आपको essay में मार्क्स मिलना बहुत ही कॉमन थिंग है या फिर हेल्प हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।